चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, अब आज की जो क्लास है ना, मैं आप लोगों को आज की क्लास के अंदर ना कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में मीडियम के डिपेंडेंस को डिस्कस कर लिया था। और अब आज ना, और फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम लोग ना आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हमें करने हैं। जनरल से क्वेश्चंस है, ध्यान से सुनेगा और तसल्ली से देखिएगा। लेकिन आज की क्लास में जो मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, इसका कोई असाइनमेंट लिख करके आपको मैं ग्रुप में नहीं दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनके क्वेश्चंस यहीं पर आपको पता चल जाएंगे। इनका क्वेश्चन भी यही है, सॉल्यूशन भी यहीं पे होगा। आपको आज ना पूरी की पूरी क्लास को कॉपी करना है, तो आप रजिस्टर और पेन लेके बैठिए, या तो कॉपी कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज है। बस आपको एक बार इनको सीखना और समझना है, उसके बाद आप लोगों को इस तरह के सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या देखते हैं कि क्या करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे या न्यू टॉपिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि अगर किसी मीडियम में बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है और आपको किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर बाकी सभी चार्जेस की वजह से टोटल फोर्स निकालना है या फिर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सभी से अलग अलग इंडिविजुअल फोर्सेस को कैलकुलेट कीजिए और सभी फोर्सेस का वेक्टर सम ले लीजिए। आपको ना टोटल फोर्स मिल जाएगा या रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा उस एक गिवन चार्ज के ऊपर जिसके ऊपर आप टोटल फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे थोड़े बेसिक क्वेश्चन से, फिर हल्का हल्का क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, मगर क्वेश्चन का लेवल उतना ही रखेंगे जैसा हमारे सीबीएसई के एग्जाम्स में आता है, हमारे पेपर में जैसा आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले मैं आपका एक क्वेश्चन, हाँ जी बोलो। तो सबसे पहले ना मैं आज क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक सा सवाल है जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला भी था, घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 1.6। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सवाल पढ़ रहा हूं, गौर से समझिएगा। 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम। हमारे पास 4 पॉइंट चार्जेस है, जिसमें से एक है QA जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम। QB दूसरा चार्ज है, दैट इज QB, इसकी वैल्यू दे रखी है -5 माइक्रोकूलम। देखिएगा, फिर उसके बाद दे रखा है QC, एक और तीसरा चार्ज है QC जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम, और फिर दे रखा है QD और दोबारा से उसकी वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोकूलम, वो भी नेगेटिव। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इन चारों चार्जेस को एक स्क्वायर जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है उसके कॉर्नर पर लोकेट किया गया है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कह रहे हमारे पास एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, बताइए इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जो लगेगा आखिर वो कितना लगेगा। तो ये आज की क्लास का हमारा ये पहला क्वेश्चन था। सुनिए ध्यान से, मैं सवाल को फिर रिपीट करता हूँ। सवाल में कहा गया चार चार्जेस है QA QB QC QD, सबकी वैल्यूज आपको पता है। ये चारों के चारों एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हैं, जिस स्क्वायर की साइड जो रखी है वो 10 सेंटीमीटर है। आपको बताना है सेंटर पे रखे हुए चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जो लगेगा वो आखिर कितना लगेगा। तो जैसा कहा गया आप बिल्कुल वैसा करना शुरू कीजिए। सपोज कर लीजिए ये रहा आपका गिवन स्क्वायर, और इस गिवन स्क्वायर के चार, इनका नाम दे रखे हैं A B C एंड दिस इज D, और इनके ऊपर चार चार्जेस रखे QA, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज रखा है दैट इज QA, इसकी वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है, दिस इज QA इज इक्वल टू में 2 माइक्रोकूलम। QB की जो वैल्यू है, इस पर जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। C पर जो चार्ज रखा है वो है कौन सा, QC, दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, और D पे जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज QD, और इसकी वैल्यू रखी है -5 माइक्रोकूलम। मतलब हमें ये चारों कॉर्नर पे चारों के चारों चार्जेस बता दिए गए। मैं इससे यहां लिख देता हूं D, एंड दिस इज द चार्ज QD विच इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। अब मैंने क्या किया, इनके डायगोनल्स बना दिए इस तरीके से। इसलिए बना दिए डायगोनल्स ताकि ना मैं इनके सेंटर को पता कर सकूं कहां पर है। कहा जाता है कि इस सेंटर के ऊपर हमने एक चार्ज रखा है Q जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। आपको ये बताना है कि इस सेंटर पर रखे हुए चार्ज के ऊपर नेट जो फोर्स लग रहा है वो आखिर कितना फोर्स लग रहा है। तो सुनिए ध्यान से,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर आप बहुत सारे चार्जेस से किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना चाहते हैं तो सभी चार्जेस का इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद उनका वेक्टर सम ले लीजिए, आपको आपका टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो मैं भी एक काम करता हूं, सबसे पहले चार्ज से फोर्स निकालता हूं, फिर दूसरे चार्ज से फोर्स निकालता हूं, फिर तीसरे चार्ज से फोर्स निकालता हूं और फिर चौथे चार्ज से फोर्स निकालता हूं, और इन सभी चार्जेस के फोर्स को निकालने के बाद इनका वेक्टर सम कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। QA कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और ये कैसा है? ये भी पॉजिटिव। हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। और हमें इसकी जो साइड दे रखी है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? दैट इज 10 सेंटीमीटर। एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जहां जरूरत हो वही कैलकुलेशन करनी है, जहां जरूरत नहीं है वहां बेकार में कैलकुलेशन करके वक्त बर्बाद नहीं करना। सुनिए ध्यान से, ये आपके पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये आपके पास 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। यहां से यहां तक के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, चलिए ये डिस्टेंस कितना मान लिया? r। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ये QA चार्ज है, मान लीजिए इसने इसको रिपेल किया और A चार्ज ने इस पे जो फोर्स लगाया मैंने उस फोर्स का नाम क्या रख दिया? FA। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं B चार्ज की, तो ये नेगेटिव और ये कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ये चार्ज B है तो मान लेते हैं इसने जो फोर्स लगाया उसका नाम क्या रख दिया? FB। इसी तरीके से तीसरा जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो सी वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा। सपोज कर लीजिए इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो इसका मतलब इसके चार्ज को, इसके फोर्स को मैंने क्या मान लिया? FC। और अगर इसी तरीके से अगले फोर्स की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो ये वाला था D। D पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो आप इसकी जगह चाहें तो क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज दैट इज FD। अब मुझे एक बात बताइए, ये चार्जेस, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वल है और इस चार्ज से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस भी कैसा है? इक्वल। आप सभी को पता है ये सारे के सारे डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला प्लस का 2 माइक्रोकूलम इस 1 माइक्रोकूलम को नीचे फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। तो आपको ना देखने से पता लग रहा होगा सिमिट्री से। सिमिट्री मतलब कि यहाँ पर भी सारी चीजें, हाँ यहाँ पर भी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ से हमें एक बात साफ साफ पता लग रही है, क्या? एज जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो फोर्स FA लगा रहा है दैट इज FA, और दूसरा ये वाला जो फोर्स लगा रहा है कौन? C लगा रहा है, कौन सा वाला फोर्स? दैट इज FC। ये दोनों के दोनों फोर्सेस ना इक्वल भी हैं और साथ के साथ कैसे हैं? अपोजिट भी है। जाहिर सी बात है, सेम इसी आर्ग्यूमेंट, इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड अगर देखा जाए तो ये जो आपके पास B वाला चार्ज है ये इसको ना अपनी तरफ खींच रहा है कितने फोर्स से? FD। और ये वाला चार्ज इसे अपनी तरफ खींच रहा है कितने फोर्स से? FB से। दोनों चार्जेस का, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम, मगर डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो यहाँ से भी हमें एक बात पता चल गई कि FD जो है वो भी इक्वल एंड अपोजिट है किसके? FB के। और हमें ना पता चल गया ये और ये इक्वल एंड अपोजिट, ये और ये भी इक्वल एंड अपोजिट है। अब हम चाहें तो बोल सकते हैं, या फिर आपको लिखने का जो तरीका है वो ऐसे लिख सकते हैं कि हमें निकालना था नेट फोर्स, और नेट फोर्स क्या होता है? सभी फोर्सेस का वेक्टर सम। तो आप यहाँ लिखेंगे FA, प्लस में यहाँ लिख दीजिए FB, प्लस में यहाँ पर लिखेंगे FC और प्लस में यहाँ लिखेंगे FD, ताकि आप वेक्टर सम ले सके। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि FA जो है वो नेगेटिव ऑफ FC के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नेगेटिव ऑफ FC। FD और FB की जगह पर क्या रहने दीजिए? FD एज इट इज। फिर FC की जगह पर क्या रहने दीजिए? FC की जगह पर FC रहने दीजिए। FD की वैल्यू भी नेगेटिव ऑफ FB है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया माइनस FD। अब आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास माइनस FC और ये प्लस FC दोनों कैंसिल हो गए, माइनस F और प्लस F ये भी कैंसिल हो गए। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे इस सेंटर पर रखे हुए चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 0। फिलहाल मैंने इसको इतना लिख भी दिया, वरना आप सीधा सीधा भी आंसर दे सकते हैं। अगर एक नंबर का आएगा कि नेट फोर्स कितना लगेगा, आप बोलोगे 0। क्यों? कि इन दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा और इन दोनों का फोर्स भी कैसा होगा? इक्वल एंड अपोजिट। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। सर एक बार एग्जांपल 1.6 भी डिस्कस कर लेना सर। 1.6 यस। अच्छा, अरे वो तो मैं करवाऊंगा भाई, उसको तो मैं करवाऊंगा। ओके सर। हाँ, वो आज की क्लास की, आज के सवालों की लिस्ट में है वो क्वेश्चन। सर अगर इसमें मैं चार्ज डी पे पूछा होता है कि डी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो वो कैसे करते हैं? मैं अभी एक सवाल कराऊंगा उसका। अभी मैंने छोटे बेसिक क्वेश्चन लिए, धीरे धीरे क्वेश्चन करूंगा सारे।
ठीक है, ये जो आप कह रहे हो ना किसी एक पे कितना फोर्स लग रहा है, अभी बस 2-3 सवालों के बाद वही सवाल आएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो फिर अब अगला सवाल शुरू करें। ठीक है जी, अब मैं एक और सवाल शुरू करता हूं। ठीक है, चलिए सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक सा। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, देखिए जरा क्या है। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आप लोगों के पास एक हेक्सागन है और आप जानते हैं हेक्सागन में टोटल 6 साइडें होती हैं। 1 2 3, 3 साइड ये हो गई, 1 फिर ये 2 और फिर ये 3, 3 साइड ये हो गई। टोटल 6 साइडें हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से मैंने इसको यूं करके बना दिया है। इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, डी, ई एंड दिस इज एफ। हमसे कहा गया इन सभी कॉर्नर्स के ऊपर, इन सभी के सभी किनारों पर हमने चार्जेस रखे हैं, बस किस पे नहीं रखा हुआ, एफ पर नहीं रखा हुआ। और इसका जो सेंटर है, इस सेंटर के ऊपर एक और चार्ज रख दिया, कौन सा, -q। आपसे ये कहा गया है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज -q वाले चार्ज पर नेट फोर्स बताइए अगर इसकी सभी की सभी साइडों की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, l। तो देखिए जरा, अब आप लोगों को ना बार बार कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले इस पे आइए जरा, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, इनके बीच का डिस्टेंस, एक बात याद रखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो ये पूरे का पूरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसकी साइड l तो ये भी l, ये भी l। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइडों की लेंथ सेम होती है। इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है। ये चार्ज q, ये भी चार्ज q। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स F से, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स F से। तो इसका मतलब ये F और F कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो गए। मतलब इन दोनों ने जो नेट फोर्स लगाया वो 0 किया। इसी तरह से इस चार्ज के ऊपर इसने भी फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, F। इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, F। क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा। ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा। ये वाला फोर्स भी ये वाले फोर्स से क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ कोई फोर्स चार्ज मौजूद नहीं है, ये कोई फोर्स नहीं लगाएगा, सिर्फ एक अकेला यही बच गया जो इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। और मैंने कहा था कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर दिख रहा है तो इसकी साइड L है तो ये भी L होगी और ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, L। तो बस आपको बताना है इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो इस पे नेट फोर्स अकेला सिर्फ यही लगाने वाला है। तो आप कूलम्स लॉ की मदद से फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 भी Q, Q2 भी Q और R की जगह पर क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। यानी कि इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना है, K Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए, ओके, ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर दिक्कत हो तो, वरना नोट भी करते चलो साथ के साथ। सुनिए अब ध्यान से, एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भाई मैथमेटिक्स का ना एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, वो मैं बता दूंगा कौन सा यूज होगा, आप पहले इसे ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, इस बार ना हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास एक, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस किसी मीडियम में मौजूद है।
आपसे कहा गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, ऐसे चार्जेस जो बहुत सारे इनफाइनाइट चार्जेस से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर ना नेट फोर्स निकालने के लिए बोला है। तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से सबका अलग अलग फोर्स निकाल के सबका वेक्टर सम ले लो, आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। सवाल ये दे रखा है कि मान लीजिए ये आपके पास आपका एक ओरिजिन है और ये ओरिजिन के बाद ये रही आपके पास एक बहुत लंबी एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये रहा ओरिजिन। अब यहां पर अगर ओरिजिन है तो एक्स एक्सिस के ऊपर इस जगह लिखा होता है 1, ये 2, फिर यहां लिखा है 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10, और अभी ये एंड सो ऑन आगे चलता ही जा रहा है। एक मिनट, और अभी ये ना आगे की तरफ चलता ही जा रहा है, ये बिल्कुल आगे तक जा रहा है, एरो का मतलब है इंफिनिटी तक पहुंच रहा है। अब इन्होंने कहा कि हमारे पास ना सेंटर पर एक चार्ज रखा है क्यू नॉट, जिसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू में 1 कूलम लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है, 1 कूलम इसकी वैल्यू है, 1 कूलम। और ना 1 0 के बाद 1 पे 1 पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, फिर 2 पे भी वही चार्ज रखा है क्यू, फिर 4 पे भी वही चार्ज रखा हुआ है क्यू, फिर 8 पे भी वही चार्ज रखा हुआ है क्यू, और इस तरह से 1 पे एक चार्ज रखा है, फिर उसका डबल कर दीजिए, फिर 2 पे एक चार्ज रखा है, फिर उसका भी डबल कर दीजिए, 4 पे एक चार्ज रखा है, फिर उसका भी डबल कर दीजिए, 8 पे एक चार्ज रखा है, फिर उसका भी डबल कर दीजिए तो 16 पे, फिर उसका डबल 32, फिर उसका डबल 64। इस तरह से इनफिनिटी तक चार्जेस फैले हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं पूरे के पूरे। और यहाँ पर ना ये जो क्यू नॉट है उसकी वैल्यू 1 कूलम है, और ये जो क्यू है उसकी वैल्यू दे रखी है 4 माइक्रो कूलम। अब इन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम। आपको ये बताना है कि नेट फोर्स कितना लगेगा इस 1 कूलम के चार्ज के ऊपर जो कहां पर रखा हुआ है, ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हम एक काम करते हैं यार, यहाँ पर ना क्यू चार्ज है और ये क्यू नॉट है, ये भी पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू 4 है, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए इसने जो फोर्स लगाया होगा वो फोर्स कौन सा होगा, F1। ऐसे ही ये जो 2 पे चार्ज रखा है वो भी रिपेल करेगा, वो भी इसी तरफ फोर्स लगाएगा, ये भी इसी तरफ फोर्स लगाएगा, ये भी इसी तरफ फोर्स लगाएगा, जितने भी चार्जेस है वो सब इसको मिलकर के क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और ये जो कैपिटल F है ये मैं दिखा देता हूँ नेट फोर्स है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे फोर्सेस है, सबके फोर्सेस यहाँ शो नहीं कर रहा, लेकिन इतना मुझे जरूर क्लियर है कि अगर मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स, तो जाहिर सी बात है नेट फोर्स अगर मुझे निकालना है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस 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 सारे फोर्सेस को मुझे आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे यहाँ से नेट फोर्स मिलेगा। तो इसके लिए मैंने इसको छोड़ दिया कहां तक, अप टू इंफिनिटी, आखिरी टर्म, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, सबके फोर्सेस को निकाल के जोड़ देता हूं, क्योंकि सबके फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है, सेम, और सेम डायरेक्शन में फोर्सेस को जोड़ा जाता है। अब मैंने यहां पर लिखा नेट फोर्स की जगह नेट फोर्स। अब मैंने सोचा पहले फोर्स F1 निकालता हूं, फिर F2 निकालता हूं, फिर F3 निकालता हूं, फिर F4 निकालता हूं, सबको निकाल के जोड़ देता हूं, जो आंसर होगा वो मुझे मिल जाएगा। अब मैंने सबसे पहले F1 फोर्स निकालने की कोशिश की, तो F1 फोर्स क्या है, पहले चार्ज से लगने वाला जो फोर्स है वो है F1, फॉर्मूला क्या है, दैट इज K, उसके बाद Q1 इंटू Q2, तो Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू Q0, Q1 इंटू Q2, और अपॉन में R का स्क्वायर, R मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से बीच में डाल दिया प्लस, यहाँ पर लिख दिया फिर से K, और यहाँ पर हो गया Q1 Q2, तो ये रहा Q इंटू में Q0, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 2, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं K, फिर से आ जाएगा Q इंटू में Q0, अगला चार्ज जो है 4 पे, तो इसके नीचे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 4 का स्क्वायर। फिर अगला चार्ज है 8 पर, तो मैंने लिख दिया Q इंटू में Q0, और अपॉन में कितना हो गया 8 का स्क्वायर, और इसे चलते रहने दीजिए कहां तक, अप टू इंफिनिटी। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैंने ऐसा किया क्यों, मैं K Q Q0 की वैल्यू क्यों नहीं रख रहा, मैं रख तो सकता हूँ, मगर मैंने सोचा ये सारी चीजें सब में ही सेम आ रही है, मैं इतनी सारी जगह K, इतनी सारी जगह Q, इतनी सारी जगह Q0 ना रखने के बजाय इनको ऐसे रहने देता हूँ,
सवाल को सॉल्व करते वक्त जो चीज सब में सेम होगी वो कॉमन लेकर के कहाँ निकाल दूंगा, बाहर। अब ये बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1/1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/4 का स्क्वायर, एंड दिस इज 1/8 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसे एज इट इज चलते रहने दीजिए अप टू इंफिनिटी। अब यहाँ के बाद से आप इसके अंदर जो जो वैल्यूज हैं वो प्लॉट करना शुरू कीजिए। k की जगह k की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू में q की वैल्यू आप लोगों को पता ही कितनी है, 4 माइक्रो कूलम, तो 4, और माइक्रो के लिए लिखेंगे 10⁻⁻⁶, और q नॉट की वैल्यू 1 कूलम है तो इंटू में लिख दिया 1 और ब्रैकेट कर दिया यहाँ पर स्टार्ट। अब बात आती है इसको कैसे ऐड करें। सर 1 माइक्रो कूलम है ना सर, उसमें नहीं 10⁻⁶। नहीं, ये सिर्फ 1 कूलम है, ये माइक्रो नहीं लिखा, ओनली 1 कूलम। तो अब ना मुझे इसका सम निकालना, बस इसका सम निकाल दूंगा तो काम खत्म। अब मैं आपको जरा याद दिलाऊं ना, अगर आप इसे गौर से देखें भाई, जिनके पास 11th में मैथ नहीं थी उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, नहीं थी जिनके पास मैथ वो ध्यान से देख ले जो बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ना आप इसे देखेंगे ना तो ये एक ना इनफाइनाइट, यस इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, ये इनफाइनाइट जीपी है। और अगर आपको याद हो तो इनफाइनाइट जीपी के सम का एक फॉर्मूला होता था a/1 - r, ये आप लोगों की किताब में दे रखा था 11th क्लास की मैथ्स की, जिसका नाम था चैप्टर का सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके अंदर दे रखा था सप्लीमेंट्री में। तो ये होता है इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला। ए क्या होता है, ए होती है फर्स्ट टर्म, और आर क्या होता है, आर होता है कॉमन रेशियो। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2/a1। तो बस आप इसके अंदर ना ये वाला फॉर्मूला कहिए, एस का मतलब है सम, तो इस पूरे का सम आपको निकालना है, तो a/1 - r। तो आप ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे, a। अच्छा, a का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है, 1, क्योंकि 1/1² क्या होता है, 1 ही होता है, अपॉन में 1 - r, तो 1 की जगह 1 माइनस, अगर हम r की बात करें, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अगर हम r की बात करें तो r का फॉर्मूला होता है a2/a1, तो इसे बोलते हैं a1। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिनको नहीं पता है मैथमेटिक्स उनके लिए, यहाँ पर लिख दिया a2। तो r का फॉर्मूला होता है a2/a1, तो a2 आपके पास कितना है, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और अपॉन में a1 कितना है, वो 1 है, इसका मतलब r की वैल्यू 1/4 आ गई। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 1/4 और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। बस अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे अगर, तो ये आपके पास आ गया 9 इंटू में 4, दिस इज 9 4 36, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 36, इंटू में 10⁻6 और 10⁻9, तो इसे लिखेंगे 10⁻⁴, दिस इज 3 लिख दीजिए, और इंटू में यहाँ बचेगा 1, तो ये आपके पास आ रहा है 1 अपॉन में, इसको इसमें से माइनस करेंगे, दिस इज 3/4। तो अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻3, ये 3/4 पलट के क्या बन जाएगा, 4/3, 3 से इसको कट कर दिया तो 12, तो 12 इंटू 4 जो हो गया वो कितना हो गया, 48 इंटू में 10⁻3, और इसे अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो लिखेंगे 4.8 इंटू 10⁻4 न्यूटन। इसका मतलब ये सारे चार्जेस मिलकर के इतना फोर्स एक अकेले चार्ज के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। ये कर लिया आप लोगों ने कंप्लीट?
ठीक है, अब हम अगला सवाल शुरू करते हैं। फिर ये कंप्लीट हो गया होगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इसे मैं रख कर, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो? यस सर। ओके ओके, ठीक है। सुनिए अब ध्यान से, अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.6। और ये एग्जांपल भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने घर से करने के लिए भी कहा था आप लोगों को, अगर आप लोगों ने करा है तो अच्छी बात है। मैंने कहा था कि ये एग्जांपल जो है ना, ये 11वीं क्लास के एक एनसीईआरटी के एग्जांपल से मैच करता है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से। मैं आपको यहाँ पर ये सवाल पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम सवाल शुरू करते हैं। सवाल में लिखा है कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q। कह रहे हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और तीसरा चार्ज है Q3, और सारे के सारे चार्जेस जो है वो Q के बराबर है। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, 3 चार्जेस है Q1, Q2, Q3, ऑल आर इक्वल टू Q। उसके बाद लिखा हुआ है एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। इन सभी चार्जेस को हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड L है उसके वर्टिसेस पर रखा हुआ है। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q? एक बड़ा Q वाला चार्ज है विद सेम साइन एज Q, जिनका साइन इसके जैसे ही है, उसके ऊपर कितना नेट फोर्स लगेगा प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, जिसे हमने इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के ऊपर रखा हुआ है। सवाल सुनिए ध्यान से, अब आपको बात समझ में आएगी। ध्यान से सुनना भाई, कैलकुलेशन 1 से 2 लाइन की है बस, सारी कहानी ट्राइंगल के अंदर ही खत्म हो जाएगी। आप लोगों को ये ढंग से नजर आए इसलिए मैं आपके लिए ट्राइंगल थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाऊंगा। आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो सपोज कर लीजिए ये रहा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, सपोज दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के ऊपर 3 चार्जेस रखे हुए हैं। मैंने इसका नाम रख दिया A, इस वाले वर्टिसेस का नाम ले लिया B, और इस वाले वर्टिसेस का नाम ले लिया C। और इन्होंने कहा है हमारे इस ट्राइंगल की तीनों साइडों की लेंथ L है, यहाँ पर L ले लिया तो सारी साइडें अपने आप ही इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसलिए सबकी साइडों की लेंथ L ही रहेगी, सभी साइडों की लेंथ। इन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज रखा है Q1 इज इक्वल टू Q, इस जगह पर भी चार्ज रखा हुआ है Q2 इज इक्वल टू Q, और इस जगह पर भी यही चार्ज रखा है Q3 इज इक्वल टू Q। तीनों जगह पर बिल्कुल इक्वल चार्जेस रखे हैं, सभी सिमिलर है, या तो सारे ही पॉजिटिव है या सारे ही नेगेटिव है, पता नहीं, सारे एक जैसे चार्ज। अब ना मैंने यहाँ पर से इसका सेंट्रॉइड बनाने के लिए 3 मीडियंस ड्रॉ कर दिए। आप सभी लोगों को पता है कि मीडियंस जहां कट करती है वही क्या होता है, सेंट्रॉइड। तो सपोज दिस इज द सेंट्रॉइड O, ये रहा सेंट्रॉइड। कह रहे हैं इस सेंट्रॉइड के ऊपर हमने एक चार्ज रखा है Q, और इस चार्ज का साइन और इनका साइन बिल्कुल सेम है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। कह रहे हैं इन तीनों की वजह से इस वाले चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, आपका काम यही है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q। आपको इस कैपिटल Q वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प लेते हैं, देखते हैं कैसे जोड़ा जा सकता है इन सबको। थोड़ा ना भाई मैं 11वीं क्लास की ना वेक्टर्स का भी इस्तेमाल करूंगा, इसको सिंपल और आसान तरीके से करने के लिए, समझिएगा ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले Q जो चार्ज है और ये है, दोनों के दोनों सेम है, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब ये इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा और रिपेल करके नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। सपोज कर लीजिए इसने जो फोर्स लगाया Q1 ने, वो फोर्स कौन सा है, F1। इसी तरीके से Q2 भी इसे रिपेल करेगा अपने से दूर की तरफ, इसका मतलब इसने रिपेल किया इस डायरेक्शन में, इसने जो फोर्स लगाया उसे बोल दिया F2। और इसी तरीके से Q3 भी रिपेल करेगा इसे, और इसने जो फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में रिपेल करा, उसने जो फोर्स लगाया उस फोर्स को मैंने क्या मान लिया, F3। Q1 की वजह से F1 फोर्स लगा, Q2 की वजह से F2, और Q3 की वजह से जो फोर्स लगा उसे बोल दिया मैंने F3। इसका मतलब इस चार्ज के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। मुझे इसका नेट फोर्स चाहिए। तो अब हम नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट तो तब निकालेंगे ना सबसे पहले सबका अलग अलग फोर्स कैलकुलेट करें। चलिए पहले F1, F2, F3 तीनों एक बार निकाल करके देखते हैं कितने। ओके, मैंने क्या किया, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या मान लिया, R। आप जानते हैं इसके बाद ये वाला डिस्टेंस भी R हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी R हो जाएगा। हम बाद में सवाल करेंगे और एंड में R की वैल्यू निकाल करके उसमें रख देंगे,
अभी बेकार में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। अब मैंने सोचा F1 निकालू, तो जैसे ही मैंने F1 फोर्स निकालने के बारे में सोचा तो देखा Q1 कितना है Q, और Q2 भी कितना है Q, और डिस्टेंस कितना है R। इसमें भी देखा Q1 है Q, Q2 है Q, डिस्टेंस है R। इसमें भी वही Q1 Q2 और डिस्टेंस R। मतलब तीनों का डिस्टेंस इससे सेम है, तीनों के चार्जेस सेम है, तो तीनों के फोर्सेस भी कैसे होंगे, बिल्कुल सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं एक काम कर सकता हूं कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, और अब कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो दैट इज Q1 इंटू Q2, और डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज R स्क्वायर। तीनों फोर्सेस बिल्कुल इक्वल है। अब मैंने क्या किया, तीनों ही इक्वल है, तो मैंने इस चीज को ना यहाँ इक्वल टू में F लिख लिया, और ब्रैकेट में यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट। मैंने मान लिया इनकी वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, F, सबको सेम मान, सभी से मैं सबको F लेट कर लिया। अब सबको F अगर मैंने लेट कर लिया है, तो अब सुनिएगा ध्यान से, मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपका ये जो ट्राइंगल है वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ये पूरा एंगल होता है कंप्लीट, ये वाला जो एंगल होता है ये पूरे का पूरा, ये एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो आधा कितना होगा, 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका आधा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इस तरीके से ना एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और ये एक लाइन ड्रॉ की, और लाइन ड्रॉ करने के बाद आप खुद देख सकते हैं ये आपको ना Z दिख रहा होगा, Z वाला एंगल। Z वाले एंगल में अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, इंटीरियर एंगल, बिल्कुल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल भी कितना होगा, 30। सेम लॉजिक की वजह से अगर आप इसे भी देखेंगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल जो है वो कितना है, 30 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप देखें तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, दैट इज अगेन 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों के दोनों अपोजिट एंगल से, तो ये भी 30 होगा। बिल्कुल, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसी लॉजिक से इसको भी देखेंगे तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। तो मुझे पता चल गया ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। अब आपको एक फोर्स दिख रहा है, और आपने 11th क्लास में सीखा है फोर्स के कंपोनेंट कैसे तोड़े जाते हैं। मैंने क्या किया, इस चीज को यहाँ से ये रिमूव कर दिया, हटा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं F2 का कंपोनेंट अगर तोड़े तो जिसके साथ एंगल बनता है वो वाला कंपोनेंट होता है F2 इंटू में कॉस ऑफ थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता ऊपर की तरफ ये वाला आपके पास हो जाएगा F2 इंटू में साइन 30 डिग्री। इसी तरीके से F3 की बात करें तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में टूटेगा, यानी कि यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट इस तरफ टूटेगा, दैट इज अगेन F3 इंटू में कॉस ऑफ 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट ऊपर टूटेगा, दैट इज F3 इंटू में यहाँ पर कितना हो गया, साइन ऑफ 30। आई थिंक आप सभी को पता होगा कंपोनेंट कैसे तोड़े जाते हैं 11th क्लास में। अब आप देखिए इस चार्ट के ऊपर अब आपको कई सारे फोर्सेस दिखेंगे, एक फोर्स आगे दिख रहा है, एक पीछे, F3 cos 30, F2 cos 30, लेकिन यार F3 और F2 तो बराबर है, इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो अब अगर नेट फोर्स देखा जाए तो दो फोर्सेस ऊपर लग रहा है और एक फोर्स नीचे लग रहा है, तो मुझे अब यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स निकालना है। तो मुझे अगर नेट फोर्स निकालना है तो मैं नेट फोर्स के लिए दोनों फोर्सेस ऊपर और नीचे दोनों को F2 sin theta इक्वल टू F1, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर फिर सबसे पहले ऊपर वाला टोटल फोर्स निकालते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, F2 इंटू में साइन ऑफ 30 डिग्री, फिर यहाँ पर आ जाएगा F3 इंटू में आ जाएगा साइन ऑफ दिस इज 30 डिग्री, और फिर यहाँ पर हो गया माइनस में दिस इज F1। देखिए क्या किया मैंने, एक्चुअल में आप ग्राफ जब बनाते हैं तो ऊपर पॉजिटिव एक्सिस होती है और नीचे कौन सी होती है, नेगेटिव, इसलिए ऊपर वाले फोर्सेस को पॉजिटिव ले लिया और नीचे वाला फोर्स को क्या ले लिया, नेगेटिव, और वैसे भी डायरेक्शन अपोजिट थी तो दोनों को क्या कर लिया, माइनस। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर F2 के बारे में जानते हैं, F2 भी किसके बराबर है, F के बराबर। साइन 30 कितना होता है, दैट इज 1/2, फिर यहाँ डाल दिया प्लस, ऐसे फिर F3 भी किसके बराबर है, F के बराबर, फिर साइन 30 1/2, फिर एज इट इज रन दिया। F1 भी किसके बराबर है, F के ही बराबर है। तो आप इसे अगर देखेंगे तो ये आपके पास हो गया F/2, ये भी आपके पास आ गया F/2, और माइनस में हो गया F, F/2 और F/2 हो गया F माइनस F, F से F माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0 न्यूटन, मतलब सेंट्रॉइड पे रखे हुए चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कर लिया भाई सबने कंप्लीट? ठीक है, अब हम आगे का एक सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1.6 था आपकी एनसीईआरटी का। दिस इज एग्जांपल नंबर 1.6 और अब मुझे उम्मीद है कि आप 1.7 अपने आप कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन दे रखा है एनसीईआरटी में, एग्जांपल नंबर 1.7। इसे आप घर पे अपने आप कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन डिस्कस कर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे मैं रब कर रहा हूं। देखिए जी, अब अगला सवाल सुनिएगा। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल 1.7 कर लेना अपने आप, आसान क्वेश्चन है इसलिए छोड़ रहा हूँ उसको, कर सकते हैं आप अपने आप ही। सपोज कर लीजिए हमारे पास ये रहा एक स्क्वायर और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर 4 इक्वल चार्जेस रखे हो, बिल्कुल इक्वल। इस वाले कॉर्नर का नाम ए, ये पॉइंट बी, सी एंड दिस इज डी, और इसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी रखी है, दैट इज ए। स्क्वायर है तो सारी साइडें इक्वल होंगी, ये ऑब्वियस सी बात है। अब ना मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक चार्ज रखा है माइनस क्यू, इस जगह पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, फिर इस जगह पर रखा हुआ है माइनस क्यू, फिर इस जगह पर भी क्या रखा हुआ है, दैट इज प्लस क्यू। इस तरीके से हमारे पास कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। अब हमसे ये बोला गया है कि इस चार्ज के ऊपर बताओ नेट फोर्स कितना होगा, यानी कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट बी। इस पॉइंट बी पे रखे हुए नेट चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जो लगेगा वो आखिर कितना लगेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई पहला चार्ज ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, सारे फोर्सेस लगाएंगे और तो फिर तीनों से लगने वाला फोर्स निकाल के उनका रिजल्टेंट निकाल देते हैं, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों के पास आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया प्लस का क्यू, और ये वाला आपका जो पॉइंट है उस पॉइंट को बी साइड में रख दिया, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे फोर्सेस को दिखाने वाला हूँ। मुझे पता है कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू को अपनी तरफ जबरदस्ती क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ए ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया उस वाले फोर्स को मैंने क्या बोल दिया, एफ ए से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इस वाले चार्ज की, सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है माइनस क्यू, वो प्लस वाले क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सपोज कर लीजिए इसने जो फोर्स लगाया उसका नाम क्या रख दिया मैंने, एफ सी रख दिया। ये पॉजिटिव है तो ये इस वाले पॉजिटिव को जबरदस्ती क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, और ये इसको रिपेल करेगा। तो इस डायरेक्शन में जो इसने फोर्स अप्लाई किया उस वाले फोर्स को क्या बोल दिया, एफ डी। ए की वजह से एफ ए फोर्स लगा, सी की वजह से एफ सी फोर्स लगा और डी की वजह से एफ डी फोर्स लगा। अब मुझे इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स चाहिए, तो तीनों को फिर से मुझे कैलकुलेट करके इनका वेक्टर सम ले लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सुनिए जरा ध्यान से, कैसे निकालेंगे इसका फोर्स का रिजल्ट, फाइनल आंसर कैसे आएगा, मैं वो चीज आप लोगों के साथ अब डिस्कस कर। तो ये आपके पास फोर्स है एफ सी। सबसे पहली चीज तो ये कि भाई ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज से ए डिस्टेंस की दूरी पर है, ये रहा,
और ये चार्जेस भी सेम है। ऐसा ही ये वाला चार्ज भी इस वाले डिस्चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर, और दोनों चार्जेस भी सेम है। साफ पता लग रहा है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इससे और इससे जो फोर्सेस लगेंगे वो बिल्कुल सेम लगेंगे। इसलिए अब मैं ना बार बार अलग अलग फोर्सेस ना निकालने के बजाय सीधा लिख देता हूँ एफ ए और एफ सी दोनों इक्वल है। तो पहले मैंने एफ ए और एफ सी को दोनों को बराबर रख के एक बार में ही फोर्स निकाल दिया। और क्या फोर्स होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 कितना है Q, और Q2 भी कितना है Q, और डिस्टेंस जो है वो कितना है, दैट इज ए का स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो रखा है दैट इज ए। तो आप इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यानी कि ये आ गया मेरे पास एफ सी और एफ ए से लगने वाला फोर्स। ये दोनों हमें पता चले। अब एक काम करते हैं, मैं इस फोर्स को ना एफ मान लेता हूँ और ब्रैकेट में लिख देता हूँ लेट कि मैंने मान लिया इन दोनों के फोर्स को क्या नाम दे दिया, एफ नाम दे दिया। नेक्स्ट, अब मुझे पता करना है एफ डी, आखिर डी वाले बॉडी से कितना, डी वाले चार्ज से कितना फोर्स लगेगा। यहाँ पर आप लोगों को पता है ये वाली साइड ए है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी ए, और ये वाला एंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो आप जानते हैं इसकी जो वो कितनी आ जाएगी, दैट इज √2। तो इसका मतलब डी से जो फोर्स लगेगा वो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू में के, दिस इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 इंटू में Q2, और R की जो वैल्यू है वो आपके पास कितना है, √2 है। तो आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2a, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन में दिस कैन बी रिटन एज दिस इज 2a। तो ये लो जी, हमें तीनों के तीनों फोर्सेस मिल गए। अब मैंने सोचा यार पहले ना इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके साथ कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आप लोगों ने ये चीज पहले से पढ़ी है 11th क्लास में, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर आप लोगों के पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स कौन सा है F1 और एक फोर्स कौन सा है F2, और दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रहे हैं, तो और इनका जो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल है तो इनका रिजल्टेंट हमेशा इनके बीच में से जाता है। और रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ दैट इज F1 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर। ये सभी बच्चों ने 11th क्लास में वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो मैंने भी यही काम किया कि यार एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और दोनों ही फोर्सेस इक्वल है, इसका मतलब जरूर इनका रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा। तो मैंने इनके रिजल्टेंट फोर्स को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एफ डैश से, और सोचा पहले इनका एफ डैश ही निकाल देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, दैट इज रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स ऑफ, या फिर सीधा सीधा लिख देते हैं रिजल्टेंट ऑफ कौन कौन से फोर्सेस है, एफ ए एंड एफ सी। अब पहले एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट निकालते हैं, उनके रिजल्टेंट को एफ डैश से दिखाया है। तो आप जब इसे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ सी स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि मैंने एफ ए और एफ सी दोनों ही बराबर मान रखे हैं एफ के, तो आप लिखेंगे एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर। तो अब आप इसे चाहे तो सीधा लिख सकते हैं √2 एफ स्क्वायर, या डायरेक्टली आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 एफ। तो इसका मतलब ये इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब ये दोनों के दोनों फोर्सेस बच गए। अब आपको इससे नेट फोर्स निकालना है, तो एक आगे लग रहा है और एक कहाँ लग रहा है, पीछे। तो आप खुद ही जानते हैं, अब की बार आप सीधा ही लिख सकते हैं क्या, नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q एट बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसमें अगर मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो मैं इस नेट फोर्स को ऐसे दिखा देता हूँ। तो अगर ये नेट फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है तो जाहिर सी बात है दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों को माइनस करना है। कैसे पता चलेगा किसमें से किसे माइनस करें, बड़े में से छोटे को। तो आपको क्या लगता है, ये वाला आपके पास √2 है और ये वाला, अब अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो इसके नीचे 2 है और इसके नीचे 2 नहीं है, तो जाहिर सी बात है डी वाला फोर्स जो है वो कैसा है, छोटा, और ये वाला फोर्स कैसा है, बड़ा। तो अब अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो मैंने क्या लिख दिया, √2f, या फिर आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स एफ डैश है, तो एफ डैश नीचे लग रहा है तो ये वाला फोर्स हो गया एफ डैश, और उस तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा हो गया, दैट इज एफ डी। तो एफ डैश की वैल्यू जो है वो कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2f, और एफ डी को फिलहाल के लिए क्या रहने दीजिए, एफ डी। तो √2 की जगह पर √2, व्हाट इज योर एफ, एफ इज इक्वल टू दिस, तो आप इसे लिखेंगे के इंटू में क्यू स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, और एफ डी की वैल्यू आप लोगों के पास ये रही, तो आप इसे लिखेंगे के इंटू में क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। अब आप इस पूरे में जो चाहे वो कॉमन ले लीजिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, तो बाकी क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 2, और फिर साथ में आ जाएगा माइनस में 1/2, और जो कॉमन है वो मैंने बाहर कर लिया, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये आप लोगों के पास इस चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स निकल गया। ठीक है सर, एक बार रिजल्टेंट का बताना सर, कौन सा, एफ बी और एफ सी, एफ बी और एफ ए और एफ सी। ओके यस सर।
ठीक है भाई, आप ना जो भी हो, आपका बेसिक बहुत ज्यादा ना वीक है 11th क्लास का, इसीलिए आप ये बिल्कुल बेसिक बातें पूछ रहे हो। थोड़ा ना 11वीं क्लास का वेक्टर वाला चैप्टर थोड़ा टाइम हो तो उसको पढ़ो, बाकी मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन ना आगे चल के और चीजें टफ होंगी तो प्रॉब्लम होगी, बाकी आप ध्यान दीजिए, थोड़ा उस वेक्टर वाले चैप्टर को पढ़िए। ये अब ना इस टाइम पे मैं ये सिर्फ फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पे बताया भी थी ये चीज, कि अगर आपके पास दो फोर्सेज हैं, एक F1 और एक फोर्स कौन सा F2, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो बिल्कुल इसके बीच में से जाता है, अगर ये दोनों फोर्सेज इक्वल है तो। और अगर इस रिजल्टेंट को निकालना तो इसका एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर। तो वही सेम चीज यहीं पे ये नजर आ रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, और ये बीच में से क्या जा रहा है, रिजल्टेंट। तो अब मैंने क्या किया, पहले इसको निकाला, इसको निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया, और क्या लिखा, रिजल्टेंट ऑफ FA एंड FC। पहले मैंने FA और FC का रिजल्टेंट निकाला, कैसे निकाला, F डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ FA स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर। FA किसके बराबर है, F के बराबर, FC किसके बराबर है, F के बराबर, तो ये दोनों ही F रख दिए, तो F स्क्वायर कितना होगा, √2 F स्क्वायर, √2 की जगह √2 F स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर आ गया, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2 F आ गया आप लोगों के पास, ये चीज आ गई। अब मुझे नेट फोर्स निकालना था, एक फोर्स लग रहा था ऊपर और एक फोर्स लग रहा था नीचे की साइड पर, तो मैंने नीचे वाला फोर्स ज्यादा था, इसमें से ऊपर वाले फोर्स को क्या कर दिया, माइनस, और फिर आपके सामने आपका रिजल्ट आ गया। थोड़ा भाई वेक्टर पे ध्यान दो, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी फर्स्ट बुक में ना स्टार्टिंग के 5 चैप्टर के आसपास, 6 चैप्टर के आसपास पूरा वेक्टर भरा पड़ा है। जिसको वेक्टर नहीं आता उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा वेक्टर, घर पर ही हो सारे के सारे लोग, तो घर पे बैठे हो, फालतू टाइम हो तो आराम से वेक्टर को पढ़ लो, वरना इन चीजों में बहुत परेशानी होगी आपको। हाँ जी, कुछ पूछना है किसको, अमन कुमार बोलो। तो ये कर लिया आप लोगों ने कंप्लीट? अमन कुमार, आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है क्या आपको? ओके ठीक है, मैं अब इसे रब कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ही ले लिया करो फटाफट, मिटा दो इसको। हेलो, अरे कोई बोल दो भाई, मुझे लग रहा है आवाज नहीं जा रही है आप लोग। हाँ सर, मिटा दो मिटा दो। सर ओके ओके ओके, नहीं भाई ऐसा रहता है ना, यहाँ आवाज बिल्कुल नहीं आती, अब नहीं आती तो मैं भी डाउट में रहता हूँ कि ऐसा तो नहीं नेटवर्क चला गया, मैं अकेले चुपचाप खड़े होकर पढ़ाई जा रहा हूँ, पता ही नहीं कुछ भी। ठीक है चलो कोई नहीं, एक सवाल और देखिए आप जरा, और स्क्रीनशॉट नहीं आता लेने तो सीख लो, ठीक है कोई नहीं, देखिए आप सुनिए सर, वो ध्यान तो से। बहुत आसान है, अच्छा चलो ठीक से है, आसान है सर। ओके सुनिए ध्यान से, अब हम एक और सवाल देखते हैं इन्हीं के जैसा, ठीक है। इस बार आई थिंक अभी अभी उज्जवल ने सवाल पूछा था, उज्जवल ये उसी के जैसा सवाल था जो आप पूछ रहे थे। अब एक और सवाल देखते हैं नेक्स्ट। फिर से मान लीजिए मेरे पास ना एक स्क्वायर है, यहाँ पर ये रहा हमारे पास एक स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, और इस स्क्वायर की चारों साइडें, मान लीजिए उन सभी साइडों की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, दैट इज ए। मैंने स्क्वायर का नाम रख दिया, दिस इज ए, बी, सी और डी। यहां पर हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, इस जगह पर भी एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, इस जगह पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू,
इस जगह पर भी जो चार्ज है वो कौन सा है, माइनस क्यू। ऊपर 2 प्लस क्यू चार्जेस हैं और नीचे 2 माइनस क्यू चार्जेस हैं। मैंने इसे उठाया और इस तरीके से इसके साथ मिला दिया, इसका एक डायगोनल और ये रहा इसका दूसरा डायगोनल, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट ओ पे कट कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया क्यू, कैपिटल क्यू। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। तो अब ना हमने ये सवाल पूछा, क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन, दैट इज फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। आपको इसके ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो सुनिएगा ध्यान से, मैं अब ये सवाल पूरा नहीं कराऊंगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ और इसका आंसर लिखूंगा, आप इसे घर पे खुद करके देखिएगा। सुनिए, ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। ए पे जो चार्ज रखा है वो इसको रिपेल करेगा और ये इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करके इस तरफ फोर्स लगाएगा। ए ने फोर्स लगाया इसलिए इस वाले फोर्स को क्या नाम दे दिया, एफ ए। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, सी पे जो चार्ज रखा है वो तो नेगेटिव है, वो भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और इसने भी फोर्स अप्लाई किया, इसने जो फोर्स अप्लाई किया वो वाला फोर्स एफसी, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस क्यू को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो फोर्स है उसे मैंने क्या बोल दिया, दैट इज एफ बी। और इसी तरीके से नेगेटिव वाला जो चार्ज है जो डी पे रखा वो भी इसे अट्रैक्ट करेगा, इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया उस वाले फोर्स को मैंने क्या लिख दिया, एफ डी लिख दिया, ठीक है। अब आपको ये चीज पता चल गई कि इसके ऊपर नेट फोर्स अगर निकालना है तो ये दोनों इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहे हैं और ये दोनों इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस वाले फोर्स को जोड़ो, इस डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स लग रहा है। तो आपको ना सबसे पहले एक काम करना होगा कि हम मान लेते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंसेस कितने हैं, आर। अब आर को मैं सबसे एंड में निकाल के डाल दूंगा, इसके अंदर रख दूंगा, या फिर आप चाहें तो पहले ही आर को कैलकुलेट कर सकते हैं, सभी लोगों को पता ही है आर कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो अगर आपको आर निकालना है तो आप जानते हैं ये पूरा कितना है, ए, तो ये भी कितना होगा, ए ही होगा। और अगर ये पूरा ए है, ये भी ए है, तो ये पूरा कितना होता है, √2a। और आर क्या है, उसका आधा, तो आप सीधा यहाँ से लिख सकते हैं कि आर जो है वो √2a/2, और √2 से ये कट गया तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a/√2। तो ये मेरे पास आर की वैल्यू निकल के आ गई। मैं आर को अभी डाल दूंगा इसके अंदर। अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, चारों के चारों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, क्योंकि इनसे सभी चार्जेस का डिस्टेंस सेम है और सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एफ ए इज इक्वल टू लिख दिया एफ बी इज इक्वल टू लिख दिया एफ सी इज इक्वल टू लिख दिया एफ डी, और फॉर्मूला लिखा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 एंड दैट इज Q2, और अपॉन में R क्या है, डिस्टेंस इनके बीच का, और डिस्टेंस हम जानते हैं वो कितना है, a/√2 का स्क्वायर। और जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, और 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे 2k Q इंटू में Q, अपॉन में आ जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हमारे पास सबसे लगने वाला फोर्स। और मैंने इस फोर्स को लिख दिया F और यहाँ लिख दिया लेट। मैंने सभी फोर्सेस को क्या मान लिया, F के इक्वल, और F की वैल्यू मुझे मिल गई। अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना ही होगा क्या, दिस इज रिजल्टेंट, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ कौन सा वाला फोर्स, एफ ए एंड एफ सी। पहले मैंने सोचा इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूँ, तो भाई दोनों डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट F1 मान लूं तो आप बोलोगे सर दोनों की डायरेक्शन से मैं दोनों को ऐड कर दूं तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो मैंने सोचा एफ ए प्लस में क्या कर लेता हूँ एफ सी, तो एफ ए भी एफ के बराबर है, एफ सी भी एफ के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी एफ और ये भी एफ, एफ और एफ कितना होगा, दैट इज 2f। सिमिलरली फिर से मैंने क्या किया, अब की बार दोबारा से रिजल्टेंट निकाला, इस बार मैंने दोबारा रिजल्टेंट निकाला, लेकिन किसका, अब की बार इन वाले फोर्सेस का टोटल रिजल्टेंट निकालता हूँ। तो ये आपके पास रिजल्टेंट ऑफ क्या लिख दिया, एफ बी एंड एफ डी। एफ बी और एफ डी का रिजल्टेंट निकाला, उसे मैंने क्या मान लिया, एफ, तो वो आ जाएगा एफ बी, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ डी। तो एफ बी भी किसके बराबर है, एफ के बराबर, एफ डी भी एफ के बराबर, तो इसको भी मैंने एफ प्लस में क्या लिख दिया एफ, यानी कि अब की बार इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, दैट इज 2f आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में भी 2f फोर्स है, इस डायरेक्शन में भी 2f फोर्स है। आपको अब इन दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट। अब जो भी रिजल्टेंट होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, ये आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप जानते हैं ये चीज बहुत अच्छे से कि ये पूरे का पूरा क्या है, एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में ये वाला जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का, तो ये एंगल 45 बनेगा, ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 45। अगर ये 45 है, ये भी 45 है, और पूरे ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो 45 45 हो गया 90, मतलब इनके बीच का भी एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। इट मींस दैट कि अब अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ अलग से बनाऊं तो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ ना
कि हमारे इस चार्ज को हमने इस पॉइंट पे रखा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसे अब हमने क्या नाम दे दिया F1 रिजल्टेंट फोर्स, और एक फोर्स ऊपर लग रहा है कौन सा F2, और रिजल्टेंट जो होगा वो इनके बीच में से निकलेगा F, या फिर आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स F ना बोलने की वजह से इसको ऐसे वाला F बनाए थे, क्योंकि ये F मैं पहले यूज कर चुका हूँ। तो अब अगर मुझे F निकालना है तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ नाउ, क्या, दैट इज नेट फोर्स। तो मुझे नेट फोर्स निकालना है किस पे, ऑन क्यू पे। तो नेट फोर्स अगर निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स किसका, इसका और इसका। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया F1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर लिखा F2 का स्क्वायर। तो F1 और F2 दोनों ही किसके बराबर है, 2F के बराबर। तो मैंने इसे भी लिख दिया 2F का स्क्वायर और इसे भी लिख दिया कितना, दैट इज 2F स्क्वायर। तो आप जानते हैं 2F स्क्वायर कितना हो गया, 4F स्क्वायर। 4F स्क्वायर जोड़ करके कितने हो गए, 8F स्क्वायर। और जब आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√2F। इट मींस दैट कि दिस इज 2√2 और F की जगह पर आप F की वैल्यू रख दीजिए। व्हाट इज योर F, F इज इक्वल टू में 2 दैट इज K Q Q अपॉन में क्या हो जाएगा A का स्क्वायर। और आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं क्या, 2 2 4। तो आप इसे लिखेंगे 4 अंडर रूट ऑफ 2 दैट इज K इंटू में Q और अपॉन में क्या हो जाएगा A का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इनके इसके ऊपर लगने वाला नेट रिजल्टेंट फोर्स। कर लीजिए इसे कंप्लीट। ठीक है जी, अब अगला एक सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो अगला वाला सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, ये मैं 2 क्वेश्चन ना आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों का, इसे आप घर पे करेंगे। ये रब कर दूं मैं, ठीक है, मैं अब इसे रब कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, आप उसे घर पे खुद कीजिएगा और अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। देखिए जी, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, ये रहा ये स्क्वायर, ये है A B C और ये D। इनके स्क्वायर की जो साइड है वो साइड दे रखी है A। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, ये वाला कैपिटल Q, फिर ये स्मॉल q और फिर यहाँ पर रखा है कैपिटल Q। अगर चार्जेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो ये मान के चलेंगे कि ये वैसे सारे के सारे पॉजिटिव दे रखे हैं, सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक दूसरे को सब रिपेल कर रहे हैं। सवाल ये है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ नेट फोर्स ऑन
चार्ज कैपिटल Q एट B। इस चार्ज के ऊपर जो B पे रखा हुआ है, इस कैपिटल Q चार्ज के ऊपर अगर नेट फोर्स जो है वो कितना है, इज 0। इस पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है। और हाँ एक चीज और कि अभी आपको कुछ गिवन नहीं है कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। हम इसको सबको ट्रीट करके चलेंगे कि सारे ही पॉजिटिव है। अपने आप ही अगर नेगेटिव होगा तो खुद ब खुद आंसर में आ जाएगा कि हाँ नेगेटिव होगा या नहीं होगा। इफ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q कैपिटल Q एट B, ये वाले Q की बात नहीं कर रहा, इस वाले के ऊपर नेट फोर्स अगर 0 है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q। ये आपका पहला सवाल है भाई, ठीक है। आप इसे ठीक ढंग से नोट कर लीजिए, देख लीजिए जो भी है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूं। सपोज कर लीजिए ये आपके पास इस तरीके के एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर यहाँ पर आपके पास प्लस का 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस का 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और इसे बीचों बीच में से ठीक एकदम यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की गई है और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये 4 मीटर का डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर, तो ये भी कितना होगा 3 मीटर। और यहाँ से इस जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर आपके पास एक प्लस का 3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, दिख रहा है ना सभी को? हाँ 3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस 3 माइक्रोकूलम, और साथ में डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन भी बतानी है फोर्स की, डायरेक्शन भी बतानी है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। बस ये आप इसका चाहे तो नाम रख दीजिए A, इस वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं B और इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं C। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। फिलहाल के लिए अभी आज की क्लास में ये क्वेश्चन आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। इस पॉइंट को O लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आप, या नोट डाउन कर लीजिए इसे फटाफट। ठीक है जी, अब आप लोगों ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपसे आगे की बात करूं तो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने कोई नया टॉपिक नहीं करा, बस और बस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस की। अब ये क्वेश्चन और भी टफ हो सकते हैं, 6 चार्जेस, 10 चार्जेस, 20 चार्जेस इसमें आ सकते हैं, लेकिन पेपरों में नहीं आते। और जहां पर भी 10-20 चार्जेस होंगे ना, फिर वहां 20-20 चार्जेस का कैलकुलेशन नहीं करना, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई ट्रिक लगेगी जिससे वो आसानी से हो जाएंगे। बट वैसे चार्जेस के सवाल हमारे बुक में नहीं है, हमें अपने सिलेबस के अंदर नहीं करने, हमें जैसे करने थे वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम देखेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, और भी थोड़े बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। फिलहाल के लिए मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था कूलम्स लॉ, अब वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। मैंने उसके अलग से न्यूमेरिकल भी करा दिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी उसको यूज कर लिया, और इसके मीडियम का डिपेंडेंस भी हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। सारी चीजें हो गई। अभी बहुत कुछ है जो धीरे धीरे सवालों के जरिए मैं आपको चीजें सिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। बहुत सारी बातें हैं जो आप क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में सीखोगे, ठीक है। काफी कुछ अभी बाकी है सीखना अभी भी, लेकिन वो क्वेश्चंस के टाइम पे हम सीखेंगे। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी ना आप लोगों की, उस नेक्स्ट क्लास में मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैंने शुरू से लेके अब तक जितना भी पढ़ाया मैं उनके ऊपर बेस्ड एक नंबर, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले जो कंसेप्चुअल शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करूं, या फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूं। तो मैं अभी फिलहाल के लिए जो नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होने वाली है ना, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और अगली क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ना ये जो अभी तक का जो पोर्शन है जो आज तक की क्लास में हुआ है, इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, वो मैं आई थिंक आने वाली 2-3 क्लासेस या फिर संडे वाले दिन उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप यहाँ तक का पार्ट कर लो, शुरू से लेके अब तक रिवाइज कर लो, तो 1-2 दिन का आप लोगों को 2-3 दिन का टाइम मिल जाएगा।
और उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि कल मैं इस चीज के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा या क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, जिनको आपको सोच के जवाब देना होगा। उसके लिए आपको थ्योरी पूरी ढंग से पढ़नी पड़ेगी। अभी आज के लिए कोई भी नोट्स मैं ग्रुप में अपलोड नहीं कर रहा, कुछ नहीं है, क्योंकि यही न्यूमेरिकल्स से इन्हीं को करना था, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, मगर आप पिछला पढ़ लोगे तो अगली क्लास में समझने में परेशानी नहीं होगी। मगर नए टॉपिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फ्रेश एकदम शुरू से समझ में आएगा, नहीं, वो समझ में तब आएगा जब आपको स्टार्टिंग से चीजें आती होंगी, क्योंकि अब हम ना कूलम्स लॉ के आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। और कल की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के बेसिस पर, और उसकी मदद से अब जो कल की क्लास में टॉपिक में स्टार्ट करूंगा ना, यूं समझ लो वही टॉपिक चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और चैप्टर को वही टॉपिक एंड कर देगा। उसी टॉपिक से ही आप लोग रिलेटेड चीजें पढ़ते रहोगे, और उसी टॉपिक में एंड हो जाएगा पूरे के पूरे बुक का, पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर का इस किताब की। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो भाई पूछ लो। और मैंने फिर से कहा, मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा मत सोचना कि लॉकडाउन है और अभी इंस्टीट्यूट जब खुलेंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो सिलेबस शुरू से स्टार्ट होगा। कहीं पर भी जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ाते हैं जिम्मेदारी से, जिनका रिजल्ट अच्छा आता है, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला ना ऐसा नहीं है जो इंस्टीट्यूट लॉकडाउन के बाद खुलेगा और फिर पहले चैप्टर से स्टार्ट करेगा। इसीलिए आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। अगर लॉकडाउन फिनिश होता है, खत्म होता है, तो मैं जब यहाँ क्लासेस शुरू करूंगा तो यहाँ पर जो क्लास एंड करी है उसकी अगली क्लास से शुरू होगी बैच के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैं फिर से पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे सिलेबस भी तो टाइम पे पूरा करना है इस वजह से। और लॉकडाउन का फायदा मैं यही उठा रहा हूँ कि मैं रेगुलर क्लासेस दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी और ज्यादा करा सकूं। इस वजह से ऐसा मत सोचना कि ये छूट गया तो कोई बात नहीं, अब हम क्लासेस ले लेंगे। और कोई भी इंस्टीट्यूट वाला आपको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि सभी जगह पर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। लगभग कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, कोई कैसे पढ़ा रहा है। इसलिए आप सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट की बात नहीं करना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी सब्जेक्ट है, आप ट्यूशन जहां पे भी पढ़ते हैं उनसे बात करो और क्लासेस कंटिन्यू रखो। वरना आप सोचोगे इंस्टीट्यूट ओपन होगा लॉकडाउन के बाद फिर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा ना, सीबीएसई वाले आके धप्पा कर देंगे, बेटा कल से पेपर है, आ जाओ, तब कुछ कर नहीं पाओगे, ध्यान रखना इस बात का। इसीलिए अभी से पढ़ना शुरू करो, अपने सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सबको ये बात बता दो कि लॉकडाउन के बाद चीजें वहीं से कंटिन्यू होंगी जैसे ये चल रही है, ताकि जो कोई क्लास नहीं ले रहा है वो क्लासेस को कंटिन्यू कर ले। ठीक है, मैं इससे ज्यादा भाषण नहीं दे सकता, अब आप पढ़ाई लिखाई करो और आज के लिए इतना काफी है। किसी को कुछ पूछना है तो बोल। थैंक यू सर। Okay, welcome. Anything else?